हेलो एवरीवन। आज का जो समय है वो बिल्कुल ऐसा समय है जहां पे हम लोगों को दोनों तरफ बैलेंस बना के चलना जरूरी है। अब यहां पे एक फेमस कोट आता है, नो बर्ड कैन फ्लाई विथ अ सिंगल विंग। कोई भी चिड़िया जो है एक सिंगल विंग से नहीं उड़ सकती। इसी तरीके से किसी भी कंट्री में मेल और फीमेल दोनों का यहां पे कहीं ना कहीं जो अस्तित्व है वो बना रहना चाहिए। सिर्फ मेल डोमिनेंट सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। दोनों के ही बलबूते कोई देश बन सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट है और हम लोगों को इस पूरे चैप्टर को एनालाइज करना है क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल यहां पे टॉपिक है। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, जहां पे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की बात होती है और नॉलेज शेयरिंग की यहां पे पूरी की पूरी घटनाएं होती है। बात यह है कि हम लोग अगर नॉलेज की बात करते हैं तो कोई भी चीज हम लोग 10th में तो पढ़ रहे हैं, बट फ्यूचर में कहां कहां तक के काम आने वाली है। तो जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगी, जो भी घटनाएं होंगी, आपको क्लिक कर जाएगा कि हम लोगों ने 10th क्लास में ये पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से एनालाइज किया था, पढ़ा था दोस्तों। तो यहां तक की कहानी मेरे ख्याल से क्लियर होगी। तो एक शुरुआत करते हैं आज हम लोग हमारे टॉपिक से, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसका वन शॉट आज हम लोग शेयर करने वाले हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा एंटायर टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर यहां पे आपने जो कहा कि मेल और फीमेल का दोनों का होना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी साइकिल को हम लोग देखें, बाइसाइकिल को देखें या मोटर बाइक को हम लोग देखें तो उसमें दो टायर होते हैं। अगर दोनों टायर में बराबर हवा हो तो वो गाड़ी बहुत स्मूथली चल सकती है। या हम लोग बात करें यहां पे कि दोनों टायर अगर अच्छे हो तो जो मशीन है वो अच्छे से काम करेगी। तो इसी तरीके से इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करें, सोशल कंडीशन की बात करें, हम लोग पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें, किसी भी कंट्री में जब एंटायरली दोनों तरफ से हमें सपोर्ट मिलता है तभी जाके किसी भी तरीके से सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इन सारी चीजों की ग्रोथ यहां पे पॉसिबल हो पाती है। बट देखा गया है कि वुमेन्स को सिर्फ और सिर्फ घर के काम के लिए ही रखा जाता है, ऐसा लोग सोचते थे एक समय पहले। वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं दिया जाता था, उनको किसी भी रिवॉल्ट में, किसी भी रेबल में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता था। बट धीरे धीरे करके वुमेन्स ने खुद अपने लिए प्रोटेस्ट करा, खुद अपने लिए रिवॉल्ट करा और बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं जिन लोगों ने पूरा का पूरा साम्राज्य जो है वो अपने नाम पे बना लिया। तो मैं यहां बात करना चाहूंगा वीरांगना लक्ष्मीबाई की। तो उनने पूरा का पूरा झांसी संभाला और ब्रिटिशर्स को भगाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसको हम लोग सिपाही मुटनी भी कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग कहें तो दोनों जेंडर को हम लोगों को इक्वालिटी के बेसिस पे देखना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री और ये कहती है कि यहां पे किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इधर वो रेस पे हो, रिलीजन पे हो, जेंडर पे हो, कास्ट पे हो, क्रीड पे हो, तो किसी भी तरीके से यहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसीलिए हमारी कंट्री वर्ल्ड में सबसे अटमोस्ट पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम से जानी जाती है। तो मैं भारत और इंडिया दोनों की बात करूंगा यहां पे। तो इंडिया और भारत एक ही है, बट यहां पे दोनों जो सोसाइटी के मेंबर्स है, मेन मेंबर्स कहूंगा मैं, मेन रूट पिलर जो है मेल एंड फीमेल दोनों को ही प्रायोरिटी बराबर दी गई है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में लॉ जो है सबसे टॉप पे रहता है और लॉ डिसाइड करेगा क्या होना है और क्या नहीं होना है। बट इसी के साथ हमारी धीरे धीरे करके जो मेंटल डेवलपमेंट है, मेंटल रेवोल्यूशन है, वो भी बढ़ता चला गया और लोगों ने मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना धीरे धीरे करके यहां पे कम कर दिया। स्कूल्स में फीमेल्स को भी, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे थे अब उनको भेजना शुरू कर दिया। पहले बहुत ज्यादा इश्यूज थे, यहां पे इलिटरेसी रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा यहां पे, जिस घर में महिला पढ़ी लिखी होगी वो घर ही आगे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उस छोटे बच्चे के साथ जब उसका फ्रेश माइंड रहता है, बिल्कुल दिमाग खाली रहता है, उस समय वो महिला रहती है, तो वो लिटरेट होगी, तो वो समझा पाएगी, वो बता पाएगी चीजों को, और जो इलिटरेट होगी वो भी पोषण कर पाएगी, बट वो सारी चीजें नहीं बता पाएगी। जो एक इलिटरेट और लिटरेट के बीच का डिफरेंस होता है वो लिटरेट फीमेल जो है या लिटरेट वुमेन जो है वो ज्यादा अच्छे से बता सकती है। तो डिलीवरेंस के लिए हमें यह याद रखना है कि जहां पे भी लिटरेसी रेट हाई होगा वहां ऑटोमेटिकली वहां की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी होगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहां पे इंट्रोडक्शन से। इन इंडिया जेंडर, रिलीजन, कास्ट डिफरेंसेस आर द थ्री बिगेस्ट इशू व्हिच हैव चैलेंज सोशल इक्वालिटी। अब यहां पे देखा जाए
तो सबसे पहला जो इशू है वो तो है भैया जेंडर से रिलेटेड, ठीक है। तो मेल फीमेल हो गया यहाँ पे। थर्ड जेंडर की भी हम लोग बात करते हैं, गवर्नमेंट उसको भी उतना ही सपोर्ट कर रही है जितना ये दो मेन जेंडर्स को कर रही है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं रिलीजन, तो रिलीजन धर्म हो गया, और धर्म को हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं यहाँ पे कास्ट की, तो कास्ट की बात जो है सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में होती है, और ऋग्वैदिक काल जो है लगभग हमारे यहाँ आ जाता है भाई 1000 BCE से लेके 600 BCE के बीच में इसका पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन। और जब हम लोग प्री वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ये लगभग 1500 से लेके 1000 BCE तक के चलता है। तो ये जो प्री वैदिक सिविलाइजेशन था उसमें बात करी गई यहां पे ऋग्वैदिक काल की, ठीक है। ऋग्वैदिक सिस्टम में यहां पे कास्ट सिस्टम आता है, और इन कास्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन, ठीक है। सबसे पहला वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे ब्राह्मण। ब्राह्मण वो कम्युनिटी जो ज्ञान देता है या समझाने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण कम्युनिटी, ओके। दूसरा होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय वो लोग जो कि यहां पे हमारे सेफ्टी का काम करते थे, जनरली ये कौन होगा, वेरियर्स होगा, ठीक है, ओके। नंबर 3 हो गया वैश्यास। वैश्यास जो हो गए मेनली प्रोडक्शन का काम करते थे, चीजों को बनाने का काम करते थे। इनको मैं यहां पे आर्टिजन भी बोल सकता हूं। चलिए अब आखिरी में आता है शूद्र, जो क्लीनलीनेस का काम करते थे, मतलब सोसाइटी को क्लीन रखने का काम जो होता था ये शूद्रास का होता था, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यही हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था और यही हमारे यहाँ ऋग्वैदिक पीरियड में आता है क्या, कास्ट सिस्टम। बट अब धीरे धीरे करके कास्ट को बहुत बड़ा बेस नहीं बनाया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे इंडियन है और ये हमारी नेशनैलिटी है, ये सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब तो सेकेंडरी मैटर है भाई यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जब यहाँ पे बाइफर्केशन होता है जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे, यही कहीं ना कहीं रिवॉल्ट या कहीं ना कहीं रेबेल का रीजन होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही करंट टॉपिक है, जो पूरी कंट्रीज में चल रहा है, सिर्फ हमारे यहां नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जैसे जेंडर में मेजॉरिटी अगर मेल की है तो वहां पे मेल डोमिनेट सोसाइटी बन जाएगी, फीमेल माइनॉरिटी में है। मान लेते हैं जो फीमेल्स है वो मेजॉरिटी में है तो वो फीमेल डोमिनेट सोसाइटी हो जाएगी, मेल को वहां पे माइनॉरिटी मान लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग किसी कास्ट की बात कर जाए तो एक कास्ट जो है वो टॉप सुपीरियर हो जाएगी, जिसको हम लोग मेजॉरिटी बोल देंगे, और जो कम है वो लोग माइनॉरिटी में आते हुए चले जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं कि जेंडर और पॉलिटिक्स को किस तरीके से हम लोग यहां पे कनेक्ट करते हैं। तो हमें तो ये पता है सर, हमारे यहां पे जब भी इलेक्शन होते हैं तो उसमें किसी भी जेंडर को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, ठीक है भाई। हमारे यहां इंडियन होना जरूरी है, उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की बात कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कि जो हमारी बैकवर्ड सोसाइटी में कुछ कास्ट आ रही है उसका हम लोग बात करेंगे यहां पे सुप्रीम हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और वुमेन्स, इन सब के रिजर्वेशन की हम लोगों ने यहां पे बात करी, ठीक है भाई। चलिए जेंडर डिफरेंसेस अज्यूम द फॉलोइंग फॉर्म्स इन इंडिया। तो हमारे जेंडर डिफरेंसेस में क्या क्या चीजें हाईलाइटेड होती है वो हमें देखना है। देयर इज अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क इन अवर सोसाइटी। अब यहां सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है भाई, अगर मान लेते हैं कोई भी काम करने जाते हैं तो यहां पे मेल वर्सेस फीमेल हो जाता है, ठीक है भाई। मान लेते हैं मेल को किसी काम को करने के लिए दिन भर का 500 रुपए मिलता है तो फीमेल को मान लेते हैं 250 मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। किस पे हो जाती है भाई, वेजेस पे, ठीक है। व्हाइल ऑफिस वर्क एंड हाई पेड जॉब्स आर कंसीडर्ड मैन डोमेन इन इंडिया। अब यहां पे देखा जाता है कि जो मेल सोसाइटी है या जो यहां पे मेंस है उनको ऑफिस वर्क दिया जा रहा है, ठीक है, या हाई पेड जो है
वो काम जो है वो सिर्फ मेल के पास में है यहां पे। ओके, हाउस होल्ड वर्क सच एज वॉशिंग, कुकिंग, टेलरिंग आर डन बाय द वुमेन। तो जो घर के काम है वो सारे के सारे फीमेल्स के हाथ में आ गए। तो यहां पे ही डिस्क्रिमिनेशन समझ में आ रहा है कि बाहर के काम मेल करेंगे और घर के काम जो है वो फीमेल करेंगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इट इज ओनली व्हेन दीज फॉर्म्स ऑफ वर्क बिकम पेड जॉब टू डू मेन रेडिली एक्सेप्ट देम। अगर मान लेते हैं यही सारे काम बाहर करने को अगर मेल को मिल जाए और इसके बदले में पैसा मिल जाए तो वो यहां पे काम करना शुरू कर देगा। जैसे कुकिंग में शेफ्स देखे होंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेल रहते हैं। अगर यही पैसा उनको घर में मिलेगा तो वो घर में तो पता है पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मान लिया जाएगा। बट बाहर जाएंगे तो इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी मान लिया जाएगा दोस्तों। तो वही मैन जो घर में काम कर रहा है उसको पैसा नहीं मिल रहा, उसी के लिए अगर बाहर पैसा मिलने लग जाए तो वो बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट कर लेगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल शेफ्स, even women work outside their homes. For example, they plow the field in villages, fetch water, etc. But again, these forms of work are neither valued nor acknowledged. अगर वो दिन भर महिलाएं काम करती है, लगभग उनका जो स्केड्यूल होता है वो 16 से 17 घंटे का होता है अगर एंटायरली हम लोग देखें, बट उनको इसका पेड ऑफ नहीं मिलता, इसका उनको पैसा नहीं मिलता, बट काम तो हो रहा है। मेरे ख्याल से उनको भी यहां हर काम का पैसा मिलना चाहिए भाई। यही तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी को क्या करेगा भैया, प्रमोट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एल्दो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द सोसाइटी, ये हमें पता है, मैंने कहा था कि नो बर्ड कैन फ्लाई विद अ सिंगल विंग। तो जो फीमेल्स है वो सोसाइटी का 50% पार्ट है। जब 50% पार्ट होगी तो जाहिर सी बात है यहां पे इक्वालिटी तो हमें रखना पड़ेगा। They do not enjoy equal power with the men। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि ये 50% तो है, बट जब पावर की हम लोग बात करते हैं तो मेन और जो वुमेन है इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है। वुमेन हैड टू स्ट्रगल हार्ड टू गेन वोटिंग एंड अदर डेमोक्रेटिक राइट्स। बहुत सारी कंट्री में आज भी महिलाओं को राइट टू वोट नहीं दिया गया है। तो अब उन लोगों के लिए क्या है, कहीं ना कहीं उनको माइनॉरिटी मान लिया गया या तो उनको इग्नोर कर दिया गया यहां पे। तो वुमेन्स के साथ शुरू से बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। उनको अपने आप को क्या करना पड़ता है भाई, खुद से प्रमोट करना पड़ता है, खुद से प्रूफ करना पड़ता है यहां पे। While women in Scandinavian countries such as Finland and Norway actively participate in the public life, बट जब हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करते हैं तो यहां पे फीमेल जो है बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है। एक्टिव रोल प्ले करने के साथ साथ वो हर एक सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, भले ही वो सोशल हो, वो पॉलिटिकल हो या वो इकोनॉमिकल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो। सब जगह जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वहां पे 50-50% का रेशियो बना हुआ है। वुमेन इन इंडिया आर फार बिहाइंड मेन इन द मैनी स्फीयर। अगर हम लोग देखें तो वुमेन बहुत ज्यादा पीछे है मेन से आज भी बहुत सारे कामों में, बट कामों में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर कोई करती है तो वो घर की महिलाएं करती है, वुमेन्स करती है। तो हमें तो क्या है, दोनों को एक तरीके से देखना होता है। इंडियन सोसाइटी इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। अब यहां पे जो इंडिया की जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब कि फादर डोमिनेटेड या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। यहां पे मेल्स की ही सुनी जाती है। हमने एक एग्जांपल समझा था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें सबसे हाईएस्ट पर्सन जो होता है, सबसे जो बड़ा लीडर होता है पूरे घर का, उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। तो कर्ता के बेसिस पे कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी ये पैट्रियार्कल सिस्टम या मेल डोमिनेंट सोसाइटी यहां पे कहलाती है। इट इज डोमिनेटेड बाय द मैन। जो भी यहां पे हेड ऑफ द फैमिली होगा वो हमेशा मेल होगा। वुमेन फेस डिसएडवांटेज, इसके कारण वुमेन्स को क्या होता है, डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि जस्ट वो फीमेल है इसलिए काम वाम सब कुछ आता है, सब कुछ वो कर सकती है, बट फिर भी पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण उनके साथ यहां डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिसएडवांटेजेस होते हैं उनके बहुत सारे, और ऑपरेशन इन द वेरियस वेज, और कहीं ना कहीं उनको ऑप्रेस्ड फील करवाया जाता है या उनको इग्नोर किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं भाई फीमेल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। द लिटरेसी रेट इज ओनली 54% ऑफ द वुमेन कंपेयर टू 76% फॉर द मैन। अब यहां पे सर एक क्वेश्चन आ गया कि लिटरेसी रेट होता क्या है, ये तो बताइए सर। तो लिटरेसी रेट का मतलब होता है वो कोई भी पर्सन जो 7 या 7 साल से ज्यादा का हो, जिसको किसी लैंग्वेज में पढ़ना, लिखना
और बोलना आता होगा तो वो पर्सन को हम लोग मान लेते हैं लिटरेट पर्सन। बट यहां पे टोटल देखा जाए तो वुमेन का सिर्फ 54% है ओवरऑल में से, और 76% जो है वो मेंस का है। तो ये तो गलत बात है, ये तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। किसके साथ? महिलाओं के साथ, वुमेन्स के साथ। एट द स्कूल लेवल एल्दो गर्ल्स परफॉर्म बेटर देन बॉयज। अगर हम लोग यहां पे परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज तो गर्ल्स के ज्यादा आते हैं और बॉयज के थोड़े से कंपैरेटिवली कम आते हैं। बट मैं ऐसा नहीं कहूंगा भाई, गर्ल्स डेडिकेटेड होकर मेहनत करती है भाई, वो बिल्कुल टाइम पास नहीं करती। बॉयज थोड़ा बहुत टाइम पास भी कर लेते हैं, बाहर चले जाएंगे, खेलने चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेल्स को एकदम फ्रीडम दे दी जाती है और फीमेल्स को किसी भी तरीके की फ्रीडम नहीं दी जाती। जब ये गर्ल्स को फ्रीडम नहीं मिलती तो वो अपना पढ़ाई पे ध्यान देती है, इसीलिए फार बेटर रिजल्ट जो है अब गर्ल्स के आ रहे हैं और बॉयज के जो है रिजल्ट थोड़े से पीछे हो जा रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दो, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ओके चलिए, तो स्कूल में जो परफॉर्मेंस है वो गर्ल्स का काफी अच्छा हो रहा है, बॉयज का जो है उनके पीछे आते चला जा रहा है परफॉर्मेंस। दे ड्रॉप आउट ड्यूरिंग हायर एजुकेशन एज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड मनी ऑन एजुकेटिंग बॉयज। अब यहां पे क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल बर्डन, पैसे की कमी के कारण गर्ल्स को स्कूल से ड्रॉप आउट करवा दिया जाता है। क्यों करवा दिया जाता है? क्योंकि उनके बजट में दोनों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, तो वो बॉयज को प्रेफरेंस देते हैं और गर्ल्स का क्या करवा देते हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट करवा देते हैं। ये हमारी सोसाइटी में चेंज करना पड़ेगा। सोसाइटी की सोच अगर चेंज हो गई तो दोनों को पढ़ाया जाएगा। और गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत अच्छी स्कीम निकाली है जिसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन 2002। इसमें फीमेल हो, मेल हो, बॉयज हो और गर्ल्स हो, सभी के लिए यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। 6 to 14 इयर्स का जो भी बच्चा होगा उसको यहां पे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। अब यहां पे 6 to 14 जो एजुकेशन है वो एलिमेंट्री एजुकेशन है। क्या भाई? एलिमेंट्री एजुकेशन है। ओके आगे बढ़ते हैं। ओनली फ्यू वुमेन्स आर करेंटली वर्किंग इन हाईली पेड जॉब्स। अब यहां पे डिस्क्रिमिनेशन होने के कारण, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के कारण जो हाईएस्ट पोस्ट है उस पर बहुत कम फीमेल जो है वो आज अपॉइंटेड है। एंड इंडियन वुमेन वर्क 1 hour मोर देन द एवरेज मैन एवरी डे। अब आपको मैंने ये बताया कि अगर कोई मेल 16 घंटे काम कर रहा है, 16 आवर्स काम कर रहा है, तो जो फीमेल है वो 17 आवर्स काम कर रही है। बट जैसे ही पेड ऑफ की बात आती है तो इसको अगर मान लेते हैं 1000 रुपए मिल रहे हैं तो इसको सिर्फ 900 रुपए मिल रहे हैं। भाई ये कहीं ना कहीं वेजेस के बेसिस पे दोस्तों क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो यहां पे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा हमारे यहां फैला हुआ है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो हमें समाधान निकालना पड़ेगा, समस्या है तो इसके लिए यहां पे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट निकाला गया 1976 में। क्या बनाया गया भाई? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बनाया गया सर, कब? 1976 में। lays down that equal wages should be given to both men and women for the same work। अगर काम सेम है, आर सेम है, जगह सेम है, तो इन दोनों को जो वेजेस मिलेंगे वो दोनों को ही क्या मिलेंगे दोस्तों, यहां पे सेम मिलेंगे। ये बात याद रखनी है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। ओके, वुमेन आर स्टिल पेड लेस देन द मैन। और आज भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रोल आउट कर रहा है, लोग इससे परेशान भी है। आगे बढ़ते हैं। एज द इंडियन सोसाइटी इज पेट्रियार्कल, हमें यह पता चल चुका है कि ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहां पे मेल डोमिनेंसी ज्यादा होती है उसको पेट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं। मेनी गर्ल्स आर अबॉर्टेड। अब यहां पे अबॉर्टेड कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट को यह पता चला तो उन्होंने कहा बिल्कुल गलत बात है, तो इसके लिए हम लोग को एक एक्ट बनाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसको बोलते हैं PCPNDT एक्ट, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें अब मेल हो या फीमेल हो, कुछ भी हो, इसमें यहां पे आप जेंडर डिटर्मिनेशन
टेस्ट नहीं करवा सकते। इसके लिए कानून बड़ा कठिन है और यहां पे सजा का भी प्रावधान है। तो यहां पे जो एबॉर्शन कंटिन्यूअसली हो रहे थे मेल चाइल्ड के लिए, बॉयज के लिए, अब यहां पे गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, पीसीपीएनडीटी एक्ट बना दिया, प्री कॉन्सेप्शन या प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें कहा गया कि मेल हो या फीमेल हो आप एबॉर्ट यहां पे नहीं करवा सकते। और जेंडर डिटर्मिनेशन का टेस्ट किसी भी अस्पताल में नहीं होता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको रिसेप्शन के आसपास में ये चीजें वहां पे लिखी मिल जाएगी। तो अब ये समझ में आ गया कि गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है ये सारी चीजों के लिए रूल्स बनाने के लिए। रिजल्टिंग इन द डिक्लाइन ऑफ द चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसके कारण कंटिन्यूअसली जो है वो जेंडर रेशियो जो है वो हमारा कम होते चले जा रहा है। द चाइल्ड सेक्स रेशियो इज नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज 990 वर्सेस 1000। चलिए अब इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं कि यहां पे नंबर ऑफ मेल्स जो है उसको हम लोग यहां पे 1000 मेल्स के कंपैरिजन में जब देखते हैं तो ये आ जाती है यहां पे फीमेल्स। तो एवरेज इंडिया में जो गर्ल्स है 1000 मेल्स पे वो लगभग कितनी है 919 है। ठीक है, कुछ कुछ स्टेट्स में इससे भी खराब स्थिति है, कहीं कहीं पे ये 850 है और कहीं कहीं पे ये 800 है। ठीक है भाई, तो यहां पे याद रखिएगा। बट कुछ स्टेट्स में ये अच्छा भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कहीं कहीं पे ये 1100 वर्सेस 1000 है। अब ये कौन से स्टेट की बात हो रही है सर? तो ये केरला की बात हो रही होगी। और जो ये कम से कम है वो कहीं ना कहीं हरियाणा की बात हो रही होगी भाई। तो यहां पे समझ में आ रहा है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी के लिए एबॉर्शन या एबॉर्ट करना कंटिन्यूअसली बढ़ रहा होगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल बनाया जिसको बोलते हैं हम लोग पीसीपीएनडीटी एक्ट। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग यहां पे। तो कुछ स्टेट में ये 850 और कुछ स्टेट्स में ये 800 तक के भी पहुंच चुके हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, धीरे धीरे करके, क्योंकि फीमेल्स के साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उसको घर भी संभालना है, बाहर का भी देखना है, समय पे खाना भी बनाना है, समय पे उठना भी है, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। मतलब प्रॉपर्ली जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। कैसे भाई? तो फिजिकली अगर वो स्ट्रांग हो जाती तो वो मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाती, मेंटली स्ट्रांग हो जाती तो फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। क्यों? क्योंकि वो मेल की बराबरी तो नहीं करती है, वो कोशिश करती है कि वो बराबरी कर पाए मगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसके कारण उन पे कहीं ना कहीं अत्याचार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे डोमेस्टिक वायलेंस। और ये हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दोस्तों यहां पे। एंड द फिजिकल एंड द मेंटल हरासमेंट, अभी मैंने कहा कि अगर वो फिजिकली कैपेबल हो तो मेंटली कैपेबल नहीं होती, मेंटली हो तो वो फिजिकली कैपेबल नहीं होती। जब ये नहीं होती तो ही उन पे क्या होता है भाई? यहां पे वायलेंस होता है। The office places are some issues which most women face in the country। और ये सिर्फ घरों में नहीं होता है, ये ऑफिसेस में भी होता है। तो इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस जो है एक तरीके का क्राइम मान लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो यहां समझ में आना है कि फीमेल्स के साथ किस तरीके से दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। वुमेन्स का पॉलिटिक्स में किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, कितना वो इन्वॉल्व होती है। आज हम लोग देखें तो मैंने कहा ना कि 50% तक के फीमेल जो है वो यहां पार्टिसिपेट करना चाहती है। तो हम लोग देखें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी लगभग 33% रिजर्वेशन दिया गया है। लोकसभा में बिल लग गया है भैया। और यहां पे हम लोग बात करें कि जो स्टेट इलेक्शन होते हैं उसमें भी इन लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। तो मैक्सिमम जगह वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर वो जुड़ गई हमारे साथ तो हमारी कंट्री को एक डेवलप्ड नेशन बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, चलिए समझते हैं। It has to be realized that until women get an adequate representation in the legislature of their countries, तो यहाँ पे जो legislature body है यहाँ पे इनका representation होना ही चाहिए, इनके बिना काम नहीं चल पाएगा। Their condition will not improve, but कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग कि इनकी condition improve हो जाए, but बहुत ज्यादा condition अभी तक के improve नहीं हो पाई है। Institutions such as the पंचायती राज has reserved 1/3 seats in the local government bodies in पंचायत and in municipalities are now reserved for the women। अब यहाँ पे हम लोग ये समझ ले कि हमारे यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है सर, बिल्कुल है सर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो हमारे यहाँ इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा? तो हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शन होंगे, ठीक है भाई, राज्यसभा इलेक्शन होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं और सबसे लोअर पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होंगे। ठीक है भाई, चलिए अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला हो गया अर्बन
और दूसरा हो गया दोस्तों यहाँ पे रूरल। अब रूरल में चलेगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और यहां पे अर्बन में चलेगी म्युनिसिपैलिटीज। अब इनने कहा कि जो सर लोकल सेल गवर्नमेंट होगी उसमें 33% जो है वो सीट रिजर्व्स होगी, किसके लिए भाई? वुमेन्स के लिए। जो यहाँ पे ये इलेक्शन होंगे यहाँ पे भी 33% सीट रिजर्व होगी। अब यहाँ पे ये जो लोकसभा है उसमें अभी लगा हुआ है बिल, और वुमेन रिप्रेजेंटेशन का बिल बहुत जल्दी पास हो जाएगा। लगता है 2026 तक के सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी और हर जगह 33% रिजर्वेशन जो है किसको दे दिया जाएगा? वुमेन्स को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे लोअर लेवल पे जब इनका रिजर्वेशन हो गया तो काम बड़े अच्छे से और बहुत आसानी से होने लगा है। क्यों? क्योंकि इनको बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है हर एक काम का। ठीक है भाई, तो क्लियर तो हो गया सर हम लोगों को यहाँ पे कि यहाँ पे इन लोगों को रिजर्वेशन देना मैंडेटरी है और इनका रिप्रेजेंटेशन भी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए कितने लोग बढ़ चुके हैं इसमें। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो 10 लाख से ज्यादा ही महिलाएं जो है आज कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव्स बनी हुई है। यहां पे कहां भाई? तो ये अर्बन बॉडीज में अगर देखा जाए तो म्युनिसिपैलिटीज में, और रूरल बॉडीज में देखें तो हम लोग यहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। मेनी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो डिमांडिंग रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स इन द लोकसभा। बहुत सारी फीमेल्स ने जब इसकी डिमांड करी लोकसभा में तो ये बिल भी लगभग पास हो चुका है और ये 26 तक के जो है वो 2026 तक के इंप्लीमेंट हो जाएगा। एंड स्टेट असेंबलीज द बिल हाउएवर हैज नॉट बीन पास। अभी तक के ये चल ही रहा है बट अब ये बिल जो है वो पास होने के कगार पे पहुंच चुका है। तो इस तरीके से वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन जो है वो 10 लाख बढ़ चुका है। कहां पे भाई? तो लोकल बॉडीज में। और ये धीरे धीरे करके रिजर्वेशन तो ठीक है अपनी जगह, मगर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और वही कंटिन्यूअसली यहां पे इंक्रीज हो रहा है। Women's political participation has been significantly lower than men across the globe। ये बहुत इम्पॉसिबल सा तो नहीं है बट कोशिश की जाती है कि वुमेन्स को उतना ही सपोर्ट मिले जितना कि मेंस को मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेंस की अगर हम लोग पॉसिबिलिटी की बात करें तो मेंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है पॉलिटिक्स में, बट फीमेल्स की पॉसिबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो नंबर्स में भी कम रहती है और दूसरा उनका घर और बाहर दोनों को संभालना का जो काम होता है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, दोनों को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे वुमेन्स वेलबींग कैन बी इंप्रूव्ड बाय प्रोवाइडिंग देम पॉलिटिकल पावर एंड प्लेसिंग देम इन डिसीजन मेकिंग। हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक ऐसी जगह पे उनको बिठाया जाए जहां पे वो डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें यहाँ पे, एंड लॉ मेकिंग रोल्स इन द सोसाइटी। डिसीजन मेकिंग तो करे ही करे और साथ में लॉ मेकिंग का भी काम करे यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे लेजिस्लेचर में इनका मेन रोल होना चाहिए। When women gain power, they will devote their efforts to meeting women's demand and finding answers to their challenges। जितने भी challenges आज चल रहे हैं women's के साथ, तो women's के ही जो challenges है उसको accept किया जाएगा अगर वहां पे representative जो है वो women's होगी और वो बहुत अच्छे से समझ पाएगी जो problem है। तो इनके जो challenges है उसको कम करने के लिए इनका participation ratio, participation rate जो है legislature में बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे सही बात है, यहाँ गवर्नमेंट की भी यही कोशिश है कि इनका participation जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाए। वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया इज लोअर देन द ग्लोबल एवरेज। अगर देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो कम है और मेल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो आज भी यहां पे ज्यादा है। इन इंडिया वुमेन मेकअप अबाउट 10% ऑफ द लेजिस्लेटर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो वुमेन जो है वो 10% बनाती है पूरा लेजिस्लेटर सिस्टम का, कंपेयर टू 19% ग्लोबली। और अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे देखें, वर्ल्ड लेवल पे देखो तो ये 19% है और हमारे यहाँ कितना है? सिर्फ 10% है, मतलब 9% आज भी हम लोग ओवरऑल वर्ल्ड से क्या है? पीछे हैं। इन इंडिया वुमेन आर अनरिप्रेजेंटेटेड इन स्टेट लेजिस्लेचर, ओनली रफली 5% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर देखा जाए तो यहाँ पे लेजिस्लेचर्स में उनका टोटल पार्टिसिपेशन जो है वो है 5%, और वो 33% जो रिजर्वेशन की हम लोग बात करते हैं उसका क्या सर? तो उसके लिए फीमेल्स को और ज्यादा पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा और ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि उनके साथ जो चैलेंजेस है, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स है, वो यहां पे जब तक ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब तक कि ये प्रॉब्लम जो है दोस्तों यहां पे सॉल्व नहीं हो पाई। इसके लिए ही आपको वुमेन्स को क्या करना है? पुश करना है। और बात सबको याद रखनी है कि भैया बिना वुमेन्स के ये सोसाइटी आधी अधूरी है, क्योंकि पूरी सोसाइटी का 50-50% हम लोग करते हैं, मेन 50% और वुमेन्स भी 50%।
तो महिलाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है यहाँ पे, और हमें पता चल चुका है कि लोकल बॉडीज में इनका 33% रिजर्व सीट का बहुत ज्यादा फायदा ओवरऑल गवर्नमेंट को मिला है, ओवरऑल इंडिया को मिला है। ऐसे ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि उन लोगों का जो चैलेंज है या उन लोगों के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनका सॉल्यूशन फटाफट मिल सके। ठीक है ना भाई, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। अब द पंचायती राज एक्ट मैंडेट्स दैट वुमेन कैंडिडेट बी गिवन 1/3 ऑफ ऑल द सीट्स। सीधी बात है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बोला गया कि 1/3 सीट्स का मतलब सीधा सीधा हो गया यहाँ पे दोस्तों 33%। ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और ये सब आया कब से हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आते हैं, और ये 1993 से काम करना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, इसको हम लोग कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो वर्ल्ड में इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किसी भी कंट्री में नहीं किया गया कि इतना फर्दर डिवीजन हो जाए। ठीक है, तो 92 से हमारे यहाँ अर्बन बॉडी जिसको हम म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं, और जो रूरल बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसमें 1/3 सीट जो है वो लोकल बॉडीज में किसके नाम कर दी गई है, वुमेन्स के नाम पे यहाँ पे कर दी गई है। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत हैज इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। इसके कारण यहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन रेट जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ म्युनिसिपैलिटीज में हम लोग बात करें तो उनको जो पोस्ट मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मेयर। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, मेयर, और यहाँ पे वो बन जाएंगी सरपंच। ठीक है भाई, चलिए, तो यहां पे आपको ये याद रखना है कि यहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जैसे ही 33% रिजर्व्ड सीट की बात हुई, ऑटोमेटिकली यहां पे वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉलिटिकल सिस्टम में इंक्रीज हो जाता है। तो एग्जाम में याद रखिएगा दोस्तों। हाउएवर अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस सच लेजिस्लेशन इन द लोकसभा एंड वेरियस स्टेट लेजिस्लेचर, तो अलग अलग स्टेट लेजिस्लेचर्स में और लोकसभा में जब ये करने की कोशिश की गई तो बहुत बार जो बिल पुटअप करेगा वो फेल्ड हो गए, बट फाइनली ये बिल जो है वो पास होने वाले हैं, और सारी फीमेल्स जो भी यहां पे पॉलिटिकल सिस्टम में एंट्री करना चाहती है उनके लिए पाथवे जो है वो बहुत अभी क्लियर हो चुका है। चैलेंज जो है वो अब मिनिमम पे यहां पे आ चुके हैं। चलिए, द लॉ वाज नेवर पास बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज वर अनेबल टू रीच एन एग्रीमेंट ऑन इट। ठीक है, तो जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, नेशनल लेवल की पार्टी करें हम लोग, या हम लोग बात करें यहाँ पे स्टेट लेवल की पार्टी की बात करें, या यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं जो रीजनल पार्टीज है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं थी सिस्टम से, इसीलिए बिल पास नहीं हो पाए। तो बिल पास होने के लिए अब हमारी गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रही है, और बिल जो है वो पास हो चुका है, और अब बहुत जल्दी से ये एक्ट बनके इंप्लीमेंट होने वाला है। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स के। ठीक है, मैंने कहा धर्म, धर्म क्या है, जिसपे हम लोग विश्वास करते हैं, जिसपे हम लोग आस्था रखते हैं, और उस धर्म को अपनाने में हमें कोई परेशानी नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रिलीजन। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, रिलीजन। Religious divisions frequently manifest themselves in the realm of politics, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत रिलीजन जो है वो एंट्री तो कर ही जाता है। There are people who follow several religion in India, इसीलिए हमारी कंट्री जो है एक सेक्युलर कंट्री है, जहां पे किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को जो है प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। यहां सारे धर्मों को एक जैसा माना जाता है, समानता की जाती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। तो यही बात है भारत की, यही भारत जो है वो स्ट्रॉन्ग भारत बन चुका है, या स्ट्रॉन्ग इंडिया बन चुका है। एज मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी, पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड्स इन द पॉलिटिक्स। मुझे जो धर्म अच्छा लगता है मैं उसको फॉलो कर सकता हूं, जिस भी भगवान की मैं पूजा करना चाहता हूं, जिसमें भी मेरी आस्था है, मैं उसको यहां पे पूरी तरीके से तहे दिल से क्या कर सकता हूं, फॉलो कर सकता हूं। इसमें कोई भी हमें रोक नहीं सकता, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहा गया है कि हम लोग एक सेक्युलर स्टेट है। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे फैमिली लॉ की, तो फैमिली लॉ का मतलब होता है जिसमें हम लोग शादी की बात कर सकते हैं, मतलब मैरिज एक्ट्स की बात कर सकते हैं, एडॉप्शन की बात कर सकते हैं चाइल्ड की, और जो फीमेल्स होती है उनके साथ अगर किसी तरीके से भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसमें भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये सब चीजें किस में आती है दोस्तों, तो फैमिली लॉ में आती है।
These are the laws that govern family related issues such as marriage, divorce, inheritance and adoption. ये सारी चीजें जो है घर परिवार से रिलेटेड होती है, जिसमें हम लोग पहले ले रहे हैं मैरिज, जो कि एक एग्रीमेंट होता है दो अलग अलग फैमिलीज के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में। डाइवोर्स, जब किसी दो फैमिली के दो मेंबर्स की नहीं बन रही होती है तो इसके कारण डाइवोर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी पे एक क्वेश्चन मार्क है कि डाइवोर्स तो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साथ में चलने की कोशिश जब हम लोग करते हैं तभी जाके देश आगे बढ़ पाता है। इनहेरिटेंस और हम लोग जब अडॉप्शन की बात करते हैं तो किसी चीज को हम लोग जब अडॉप्ट करते हैं तो उसकी बुराइयां और अच्छाइयां दोनों अडॉप्ट करनी होती है। सिर्फ अच्छाइयां हम लोग अगर देख के काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट, तो याद रखिएगा, अगर आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो नेगेटिव होगा और नेगेटिव दिख रहा है तो पॉजिटिव भी होगा। तो दोनों एस्पेक्ट को साथ में अगर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो यहां पे किसी भी तरीके की फैमिली लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आती है। डिफरेंट फैमिली लॉज अप्लाई टू पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन इन अवर कंट्री। ठीक है, तो अब यहां पे अलग अलग फैमिली जो है अलग अलग रिलीजन को फॉलो करती है और कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं यहां पे डिस्प्यूट्स भी बहुत सारे क्रिएट होते हैं। तो फैमिली लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई, और वो लोगों को यहां पे सबसे ज्यादा जो है कंसल्ट करता है कि भैया ऐसा ना किया जाए। ठीक है ना, उनको बार बार चीजें समझाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली डाइवोर्स की बात आ जाती है। तो हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है कि लोगों की काउंसलिंग करना हर एक लेवल पे, तभी जाके यहाँ पे सोसाइटी जो है वो जुड़ के रह पाएगी। हम लोग अगर कम्युनलिज्म की बात करें, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करें, तो वो तो एक मेजॉरिटी में होगी या तो माइनॉरिटी में होगी, बट सबको मिलके तो यहाँ चलना पड़ेगा, तभी तो हमारा देश तरक्की कर पाएगा। कम्युनलिज्म इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय अवर कंट्री करेंटली। अब हमारे यहाँ कम्युनलिज्म एक चैलेंज हो गया, बट हम लोग मिलके रहेंगे तो कम्युनलिज्म हमारे लिए चैलेंज नहीं होगा। Communalism becomes a problem when religious fanaticism reaches its height and religion becomes more important than the interest of the wider society of a nation। अब यहाँ पे अगर एक रिलीजन को या एक रिलीजन को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाए और दूसरे रिलीजन को वो माइनॉरिटी मान लिया जाए, या उनको यहाँ इग्नोर किया जाए, या उन पे किसी भी तरीके से कोई भी हरासमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। नंबर 2, वन रिलीजियस कम्युनिटी इज पिटेड अगेंस्ट द अदर रिलीजियस कम्युनिटी। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्लैशेस होगी। जो मेजॉरिटी में जो नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है वो नंबर ऑफ पीपल जहां कम होंगे उनके साथ क्या करेंगे, क्लैशेस तो करेंगे ही करेंगे। अब यहां पे माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है। बिलीफ ऑफ वन रिलीजन इज रिगार्डेड एज सुपीरियर टू द अदर रिलीजन। यहां पे ये भी प्रॉब्लम होती है कि एक पर्सन का एक रिलीजन में बहुत ज्यादा विश्वास होता है, अंधा विश्वास होता है, और दूसरे का उसमें विश्वास नहीं होता, तो कहीं ना कहीं क्लैशेस हो जाते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी जो है दोस्तों वो मैच नहीं कर पाती दोनों की। रिलीजन बिकम्स एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। बिल्कुल सही बात है कि पार्टीज जब भी बनती है, पॉलिटिक्स जब भी होती है, उसमें रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं रोल प्ले तो करेगा ही करेगा। The state power is used to emphasize superiority and domination of one religion over the other। ठीक है, बट यहाँ पे स्टेट को भी क्लियर कट गाइडेंस दिया गया है कि भैया किसी भी धर्म के बेसिस पे आप कोई भी काम ना करें, क्योंकि हम लोग सभी यहाँ पे इंडियन हैं। जब हम लोग सभी लोग इंडियन हैं तो जो भी चीजें बनाई जाएगी, प्लान्स हो, पॉलिसीज हो, जो भी चीजें हो, वो सभी के लिए बनाई जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है यहाँ पे कि आप सोचे कि हमारा रिलीजन टॉप होगा और दूसरे का रिलीजन डाउन होगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा यहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्वालिटी रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों, इक्वालिटी। इन पॉलिटिक्स कम्युनलिज्म कैन एक्वायर वेरियस फॉर्म्स। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलता है। वो क्या क्या फॉर्म्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें। व्हेन रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व प्रेजुडाइजेस एंड स्टीरियोटाइप्स। अब यहाँ पे ये जो प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप होता क्या है सर, अब मान लेते हैं किसी पर्सन का जो आइडियोलॉजिकल सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड रिलीजन। तो अब इसको यहां पे चेंज नहीं किया जा सकता। ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी की जब सोसाइटी में सोच आ जाएगी तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं यहां पे प्रेजुडिस। ठीक है भाई, चलिए दूसरा होता है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज के बारे में एक फिक्स्ड आइडिया रख लेना। तो स्टीरियोटाइप्स क्या होता है दोस्तों, यहां पे मैं लिख देता हूं तो याद रहेगा
तो किसी पर्सन, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में एक फिक्स आइडिया होना, आपने अपने हिसाब से सोच लिया जो भी सोच रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटाइप। क्लेमिंग वन रिलीजन आइडियाज टू बी सुपीरियर देन अदर, ये प्रेजुडाइज सिस्टम या स्टीरियोटाइप्स के कारण ही किसी को वो मान लेते हैं अपर और किसी को मान लेते हैं वो लोअर। ठीक है, अब मैं यहां पे ये अपर कास्ट लिख सकता हूं या मैं लोअर कास्ट लिख सकता हूं। अब ये रिलीजन में भी ऐसे ही करेंगे, किसी रिलीजन को क्या मानेंगे, ये हायर प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, वर्सेस लोअर प्रायोरिटी या इंफीरियर प्रायोरिटी। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है सोसाइटी के वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती चली जा रही है ड्यू टू द कम्युनलिज्म सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोगों को जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंट्री को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजों को यहां पे अवॉइड करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, व्हेन अ मेजॉरिटी कम्युनिटी ट्राइज टू एस्टैब्लिश इट्स डोमिनेशन, तो ये केस हम लोगों ने श्रीलंका में देखा था, तो एट द एंड सिविल वॉर हुआ ना, तो हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी कंट्री में इस तरीके के सिविल वॉर हो। तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो हमेशा कोशिश करती है डोमिनेट करने की, ठीक है, ओवर द अदर कम्युनिटीज विद द हेल्प ऑफ द स्टेट। वो सोचती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारा सपोर्ट करे, हम लोग मेजॉरिटी में है तो हम लोग माइनॉरिटी को सप्रेस कर सके। ऐसा गवर्नमेंट कभी नहीं करती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सभी लोगों के लिए इक्वल है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है एक एक रूल को जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं यहां पे। ठीक है, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो या वो यूनियन गवर्नमेंट हो, दोनों ही फॉलो करेगी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। माइनॉरिटी कम्युनिटीज अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, अब यहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या करेगी, जब उनके साथ पार्शियलिटी होगी तो रिटेलिएट्स बाय डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर देम। अब यहां पे क्या होगा, जब उनके साथ माइनॉरिटी के साथ कुछ ना कुछ हरासमेंट होगा, कुछ ना कुछ सेपरेशंस की बात चलेगी, तो उनके दिमाग में आ जाएगा कि ये स्टेट से हम लोगों को क्या कर दिया जाए, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कस्टम्स ट्रेडिशन के बेसिस पे हमें वहां से अलग कर दिया जाए। तो अब यहां पे ये समझ में आ जाता है सर कि जो स्टेट का डिवीजन है वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज के बेसिस पे तो हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो लैंग्वेज के बेसिस पे देखा जाए तो आज लगभग हमारे यहाँ 28 स्टेट्स है। रिसेंटली एक स्टेट बन गया जिसका नाम था तेलंगाना। और ये सब बने कैसे, तो सर ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन (1956) के अकॉर्डिंग बने। सबसे पहला जो स्टेट बना वो बना 1 मई 1953, आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, ये याद रहेगा क्या? तो यहां से स्टेट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और आज हमारे यहां देखा जाए तो 28 स्टेट्स है। मैक्सिमम जो है वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज के बेसिस पे बने हुए हैं दोस्तों यहां पे। ओके, अब ये बोलता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ रिलीजियस लाइंस अकर्स व्हेन रिलीजियस सिंबल्स एंड लीडर्स मेक एन इमोशनल अपील टू द पीपल। अब यहां पे रिलीजन जो है, रिलीजन के जो सिंबल्स है उसको अगर यहां पे बेस बना लिया जाए तो ये बहुत गलत बात होगी। और ये जो कोई भी सिंबल होता है उसके अंडर में सारे लोग जो है अपने आप को फॉलोअर मानते हैं। तो ये जो रिलीजियस सिंबल है कहीं ना कहीं लोगों का यूज करने का तरीका गलत हो जाएगा, तो यहां पे कम्युनिटी क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए रिलीजियस सिंबल्स को भी बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए यहां पे। एंड लीडर्स मेक एन इमोशनल अपील। अब यहां इमोशनल हो जाते हैं कि भैया ये तो धर्म की बात है या हमारे कम्युनिटी की बात है, तो आपको तो साथ देना चाहिए, आप कैसे हमसे अलग हो सकते हो। ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी टुगेदर, तो कोशिश की जाती है कम्युनिटी वॉर करने की। और हम लोगों ने श्रीलंका में देखा भैया सिविल वॉर हुआ, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसे कोई भी वॉर हमारी कंट्री में हो या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं पे भी हो। हम लोग चाहते हैं कि हमारा पीस मेकिंग जो सिस्टम है वो हमेशा बना रहे। कम्युनल वायलेंस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। अब कम्युनल वायलेंस जो हो जाता है वो वर्स्ट फॉर्म है कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म का। इट एक्वायर्स द पॉलिटिकल फॉर्म व्हेन इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट। बट कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स का मुद्दा बन जाता है अगर कम्युनल वायलेंस होता है, तो यहां पे सभी का नुकसान होता है, सिर्फ एक सोसाइटी का नुकसान नहीं होता कभी भी। इसीलिए बहुत समझदारी के साथ हम लोगों को लीडर्स की बात भी सुननी चाहिए और लीडर्स को फॉलो करना चाहिए। तो आपके लीडर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होते हैं भाई जब आप कोई भी क्या करते हैं डिसीजन यहां पे लेते हैं। चलिए, तो अब इंडिया जो है एक सेक्युलर स्टेट है। क्या है भैया? इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। तो हम लोग यहां पे सारे धर्मों को क्या मानते हैं? इक्वल मानते हैं। द फ्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। तो इंडिया क्या है? सेक्युलर स्टेट है। तो सारे धर्मों को क्या देखा जाता है? समान देखा जाता है, इक्वल देखा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ये अलग अलग प्रोविजन से हम लोगों को समझ में आता है कि इंडिया सेक्युलर स्टेट क्यों है। ये हम लोग 4 बातों में समझने की कोशिश करते हैं मेनली। चलिए, सबसे पहले बोलता है इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। सबसे पहली बात करी गई है कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो ठीक है भाई, मतलब सारे ही रिलीजन जो है वो यहां पे ऑफिशियल है, कोई एक नहीं है। ओके, ऑफ इट्स ओन इट नीदर एनकरेजेस और डिस्करेजेस एनी रिलीजन। ना तो किसी रिलीजन को अपवर्ड मानते हैं, ना तो किसी को डाउनवर्ड मानते हैं। सारे रिलीजन को क्या मानते हैं दोस्तों? हम लोग यहां पे इक्वल मानते हैं, पहली बात। दूसरा, discrimination among people on the grounds of religion is prohibited the constitution of the country। ठीक है, तो यहां पे किसी भी तरीके से प्रोहिबिशन नहीं किया जाता किसी भी रिलीजन का, रोका नहीं जाएगा भाई। आपको जो चीजें करनी है, बेसिक ट्रेडिशनल जो भी कस्टम्स को फॉलो करना है, वो बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हो। किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन के साथ रिलीजन के बेसिस पे यहां प्रोहिबिशन नहीं किया जाता। द कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर अलाउ द स्टेट टू इंटरफियर इन द रिलीजियस पॉलिसीज इन ऑर्डर टू प्रमोट इक्वालिटी। तो यहां पे क्या की जाती है? प्रमोट दोस्तों इक्वालिटी। तो हर एक रिलीजन में क्या क्रिएट की जाती है भैया? इक्वालिटी। ओके, तो यहां पे बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर अलाउज द स्टेट टू इंटरफियर इन रिलीजियस पॉलिसीज इन ऑर्डर टू प्रमोट इक्वालिटी अमंग द पीपल। एग्जांपल, बैन ऑन अनटचेबिलिटी। तो यहां इक्वालिटी जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो हम लोग अनटचेबिलिटी को यहां पे बैन कर देते हैं दोस्तों। अब ये अनटचेबिलिटी क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछूत नहीं होता। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है जब बाकी सारे मेन स्ट्रीम वाले जो काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी जो काम कर रहे हैं, और माइनॉरिटी को इन्हीं काम को करने से रोका जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहां पे अनटचेबिलिटी। जैसे मान लेते हैं कोई पब्लिक बात है, वहां पे नहीं जाने दिया जा रहा है, टेंपल्स में नहीं जाने दिया जा रहा है, ठीक है, मॉल्स में नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी भी बेसिस पे, इसको हम लोग यहाँ पे अनटचेबिलिटी बोलते हैं। छुआछूत से अनटचेबिलिटी का दूर दूर तक के कोई भी संबंध यहाँ पे नहीं है। ठीक है भाई, चलिए। ऑल सिटीजन्स हैव फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। वो चाहे जिस भी रिलीजन को प्रोफेस करना चाहते हैं, पूजना चाहते हैं, ठीक है भाई, वो कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और चाहे तो उसको प्रोपगेट भी कर सकते हैं। जैसे यहां अशोक ने बुद्धिज्म को पूरा प्रोपगेट करा था, उस तरीके से हम लोग किसी भी रिलीजन को प्रोपगेट, प्रोफेस और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी रोका टोकी नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से हमें समझ में आया सर कि इंडिया क्यों यहां पे एक सेक्युलर स्टेट है। ये 4 पॉइंट्स में हम लोगों को क्लियर हो जाता है सर कि इंडिया जो है सेक्युलर स्टेट क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। कास्ट एंड पॉलिटिक्स की हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटिक्स और कास्ट का क्या रिलेशन है। तो हम लोगों ने देखा कि ऋग्वैदिक काल में हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था आती है, कास्ट सिस्टम आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके, द कास्ट सिस्टम हैज बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ये जो कास्ट सिस्टम है ये कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी का बहुत इंटीग्रल पार्ट है दोस्तों। सिंस एंशियंट टाइम्स इट इज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। जब एंशियंट टाइम में तब देखा जाए तो ये क्या कहलाता था भैया, ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हम लोगों ने क्या करा था, डिवीजन करा था, विच आर हेरिडेटरी। और जनरली इसको क्या माना जाता था, हेरिडेटरी माना जाता था। पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट आर कंसिडर्ड आउटकास्ट एंड अनटचेबल। जो लोअर कास्ट मतलब जो शूद्रा कम्युनिटी थी उस समय पे उसको अनटचेबल्स या तो हम लोग आउटकास्ट की कैटेगरी में लेते थे क्योंकि ये ऑक्यूपेशन में सबसे नीचे आते थे। We find that caste inequalities are breaking down because of the following reason। मगर कहीं ना कहीं
कास्ट इनइक्वालिटी जो है हमारी सोसाइटी को कहीं ना कहीं ब्रेक करती है। जब ये सोसाइटी को कहीं ना कहीं ब्रेक करती है तो हमें इसको रोकना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ बात करनी पड़ेगी दोस्तों यहां पे इक्वालिटी की, ठीक है। अब कैसे रुकावट होती है भाई, तो रुकावट ये होती है डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन सेक्टर। तो अब यहां पे जब हम लोग अर्बनाइजेशन करने चले जाएंगे तो अर्बनाइजेशन से एक फायदा होगा कि यहां पे कास्ट का कोई लेना देना नहीं होगा, लोगों की सोच बड़ी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये जो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होते थे ये पूरी तरीके से यहां पे खत्म हो जाएंगे। दूसरा, वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो लैंडलॉर्ड्स जो कि अच्छे पावरफुल लोग हुआ करते थे, पैसे वाले लोग हुआ करते थे, अब ये इन लोगों के साथ क्या करवाते थे, बेगार करवाते थे, या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये कहीं ना कहीं इनको बॉन्डेड लेबर की तरह इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता था और ऑक्यूपेशन में ये सबसे लोअर लेवल पे होते थे, तो इसीलिए इनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता था। ऑक्यूपेशन मोबिलिटी, धीरे धीरे करके अब काम के चक्कर में ये अपने विलेजेस को छोड़ के अब कहां से, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, जिसके कारण यहां कास्ट सिस्टम अर्बन एरिया में जो है वो बहुत ही मिनिमम है। यहां तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया जाता है, काम किसका अच्छा है, कौन किस जात से है ये मतलब नहीं है, कौन किस रिलीजन को मानता है इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ काम से मतलब है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो काम के बेसिस पे सब कुछ लेके चल रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, और यहां पे ये भी बोला जाता है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब हम लोग ये छोटी मोटी चीजें जैसे कास्ट इनइक्वालिटी है, कम्युनलिज्म है, रिलीजन, इन सबको पीछे छोड़ के हम अपने देश के बारे में सोचेंगे, हम लोग अपने लोगों के बारे में सोचेंगे, हम सारे इंडियंस के बारे में सोचेंगे, तब जाके ही हमारा जो ये सिस्टम है वो एक परफेक्ट सिस्टम बन पाएगा और हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेजी से यहां पे हो पाएगी। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। हाउएवर द कास्ट सिस्टम हैज नॉट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द कंट्री ऑलटुगेदर, एकदम से ये कास्ट सिस्टम चले जाएगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं रहेगा, बट उसको बहुत ज्यादा सुपीरियर मानने की आवश्यकता नहीं है। इट स्टिल एग्जिस्ट इन मोस्ट रूरल सोसाइटी एंड टू सम एक्सटेंट इन द अर्बन सोसाइटी। रूरल एरियाज में तो चलो ठीक है, लिमिटेड एरिया है तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग प्रायोरिटी दे भी देते हैं, बट अर्बन एरियाज में तो यह है ही नहीं और यह होगी भी नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि अर्बन एरियाज में एक ही चीज चलती है जो है काम। द कास्ट सिस्टम टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। कास्ट सिस्टम जो है पॉलिटिक्स में किस तरीके से एक्टिव रोल प्ले करती है व्हाइल चूजिंग कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। जब हम लोग यहां पे इलेक्शन में किसी भी पर्सन को कंटेस्ट करते हैं, द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट इज ऑलवेज केप्ट इन माइंड। तो कहीं ना कहीं कास्ट को कुछ लोग जो है दिमाग में लेके चलते हैं। दिस इज डन टू विन द सपोर्ट ऑफ पीपल फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट। अब कहीं ना कहीं ये बोलता है कि हमारे कास्ट का पर्सन ही जीतना चाहिए, तो ये तो गलत बात है भाई। एक पर्सन जिसके काम अच्छे हो आप तो डिसीजन वैसे ले, कास्ट और ये सब के बेसिस पे कभी भी हमें डिसीजन नहीं लेने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, व्हेन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड द ट्राइब। जब हमारे यहाँ गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे सारे लोगों को यहाँ इन्वॉल्व किया जाता है, वेदर इट इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर कास्ट और फ्रॉम द पर्टिकुलर ट्राइब। तो भाई इन लोगों का जब इन्वॉल्वमेंट बनेगा गवर्नमेंट में, जब वो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ पे डिलीवरेंस भी अच्छा हो जाएगा। डिलीवरेंस अच्छा हो जाएगा मतलब कि लोगों तक की पहुंच अच्छी हो जाएगी और उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको सुना जाएगा और सॉल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल यहां पे निकाले जाएंगे। इसीलिए जब सरकार बनती है तो सरकार में यहां पे अलग अलग कास्ट के लोग और अलग अलग ट्राइब्स के लोग को भी यहां पे इन्वॉल्व किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट ऑफ द पीपल टू हेल्प देयर कैंडिडेट्स टू विन द इलेक्शन। अब यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या करती है, कास्ट बेसिस पे देखती है कि कौन किस कास्ट का है और उस कास्ट में उसकी कैसी लीडरशिप रही, किस तरीके से वो यहां पे इन्वॉल्व हुआ, किस तरीके से लोगों का इसने सपोर्ट किया। तो अब यहां पे कास्ट के बेसिस पे भी कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो प्रेशराइज करती है कि आपके कास्ट के इतने लोग तो हमें चाहिए। अब इस तरीके से कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जो है कास्ट सिस्टम जो है एक्टिवली रोल प्ले करता है। बट यहां पे कहीं ना कहीं बहुत सारी कास्ट के साथ इनइक्वालिटीज भी हो जाती है। वो कैसे होती है, क्यों होती है, हो सकता है वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हो जाए। यहां पे चलिए देखते हैं।
ऑक्यूपेशन इज टिपिकली पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारी जगह देखा गया है कि जनरेशन टू जनरेशन वर्क चल रहा है। अगर कोई यहाँ पे शू मेकर है तो उसका बच्चा भी शू मेकर होगा। अब ये ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इंडिया इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के इतना शानदार माहौल बन चुका है कि जरूरी नहीं है कि शू मेकर का बच्चा जो है वो शू मेकर यहाँ पे बने। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज में ये होता है कि जनरेशन टू जनरेशन जो है वो वर्क जो है वो हेरिडिटरी फॉर्म में चलता रहता है। दिस इज टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन इन कास्ट सिस्टम। बट यहां पे बोल रहा है कि क्या ये लॉजिकल कंक्लूजन है कास्ट सिस्टम में? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं मानता भाई इसको। Members of the same caste were intended to establish a social community that practiced the same or comparable occupation। हाँ, ये हो सकता है कि सेम कम्युनिटी के लोग जो है सेम काम करें, बट ये जरूरी नहीं है कि सारे काम वो एक ही कम्युनिटी वाले कर सकते हैं, उसको कोई दूसरा भी कर सकता है। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी बैरियर सिस्टम नहीं होती है। Married with the caste group and did not eat with members of the other caste group according to this system। बट यहाँ पे कास्ट इनइक्वालिटीज में देखा गया कि वो अगर अपने कास्ट को प्रेफरेंस देंगे तो वो सेम काम करेंगे, सेम लोगों के साथ खाना खाएंगे, मैरिज के जो अलायंसेस है वो भी उनके सेम कास्ट में होंगे। अगर वो दूसरे कास्ट में चले जाते हैं तो इस कास्ट से उनको हटा दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन ऑफ कास्ट हायरार्की वाज क्रम्बलिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो ये कास्ट सिस्टम के कारण कहीं ना कहीं हमारा एक डिसएडवांटेज दिखता है, जो कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं रीजन यहां पे ये कास्ट इनइक्वालिटीज भी हो सकता है। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, अब धीरे धीरे करके हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे कास्ट इनइक्वालिटी जो है वो मिनिमम हो जाएगी। इंक्रीज लिटरेसी एंड द एजुकेशन, लिटरेसी रेट बढ़ेगी, लोग अवेयर होंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, तो वो ये प्रायोरिटी नहीं देंगे, वो सिर्फ वर्क को प्रायोरिटी देंगे। जॉब मोबिलिटी, काम के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। एंड द वीकनिंग ऑफ द स्टेटस ऑफ लैंड ओनर्स इन द कम्युनिटीज, अब धीरे धीरे करके जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लैंड ओनर्स हुआ करते थे वो कमजोर हो गए, क्योंकि मोबिलाइजेशन जो है वो बहुत तेजी से यहां पे इंक्रीज हो रहा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलॉड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड सेट द ग्राउंडवर्क फॉर पॉलिसीज टू करेक्ट द सिस्टम इनइक्वालिटीज। तो यहां पे कोशिश करी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटीज है उसको जड़ से खत्म किया जाए, पूरी तरीके से एराडिकेशन हो जाए ये कास्ट सिस्टम का। जो कास्ट सिस्टम है यहां पे इनइक्वालिटीज वाले, उनका एराडिकेशन करना है भाई। जहां पे इक्वालिटी चल रही है वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर इनइक्वालिटी जहां हो रही है उसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पे। अब हम लोग बात करते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स में। हाउएवर वी आल्सो नीड टू कीप इन माइंड दैट कास्ट सिस्टम ऑलवेज डज नॉट प्ले अ रोल इन शेपिंग पॉलिटिक्स। कास्ट का जो सिस्टम है वो हमेशा पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल प्ले करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। डिसाइडिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग। अब हमें पता है कि जहां पे इलेक्शन लड़ा जाता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो जिस जगह से यहां पे इलेक्शन लड़ने वाले हो गए वो हो गए कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहां पे क्या क्या रीजन है भाई यहां पे इलेक्शन के, ये भी हम लोग समझे। Not every constituency in the country has a clear majority of one single caste। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी जगह कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सिंगल कास्ट की मेजॉरिटी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। Therefore, every party is required to win the trust of people belonging to the different caste। अलग अलग कास्ट के बहुत सारे लोग होंगे और पॉलिटिकल पार्टीज को सबका फेवर लेना है और सबको ट्रस्ट दिलवाना है कि वी आर द बेस्ट, हम लोग सबसे अच्छा आपके लिए कर सकते हैं। तो कास्ट के बेसिस पे इलेक्शन हो जाए ऐसा बिल्कुल भी यहां पे जरूरी नहीं है। नो पॉलिटिकल पार्टी विन ऑल द वोट्स ऑफ अ पर्टिकुलर फेवर्ड कास्ट और द कम्युनिटी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर कास्ट के यहां पे वोट्स ले पाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। व्हेन पीपल सेज दैट कास्ट इज अ वोट बैंक, कास्ट जो है एक वोट बैंक है, ऐसा नहीं होता भाई। ये एक पार्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत परसेंटेज हो सकता है, बट एवरीथिंग ऐसा नहीं है यहां पे। देन सिंपली मीन दैट मेनी पीपल फ्रॉम दैट वन पर्टिकुलर कास्ट में वोट फॉर द पार्टी। ठीक है, तो अब यहां पे बोला गया है कि भाई जरूरी नहीं है कि एक कास्ट के लोग एक ही पॉलिटिकल पार्टी को यहां पे चूज करें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी यहां पे नहीं है। तो यहां कास्ट इन पॉलिटिक्स में हम लोगों को वुमेन का रिप्रेजेंटेशन और वोट बैंक समझ में आ गया, कास्ट के बेसिस पे क्या होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ।
बिकॉज सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज फाइट इलेक्शन, बहुत सारी पार्टी जो है नेशनल लेवल के जो पार्टीज है वो भी, स्टेट लेवल की पार्टी जो है वो भी यहाँ पे इलेक्शन जो है वो तो फाइट करती है। देयर मे बी मेनी कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट फाइटिंग इलेक्शन अगेंस्ट ईच अदर। ऐसा नहीं है कि कास्ट डोमिनेशन होगा हमेशा, हो सकता है सेम कास्ट से अलग 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 बहुत सारे पर्सन हो जो एक दूसरे के अगेंस्ट में ही क्या कर रहे हो, फाइट कर रहे हो। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कास्ट के बेसिस पे ही हमेशा जो है वो इलेक्शन होंगे। इट हैज बीन सीन दैट मेनी इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज, यहां पे एमपीज और एमएलएज का मतलब ये हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मैनी लूज द इलेक्शन, बहुत सारे लोग जीत भी जाते हैं, बहुत सारे लोग कभी कभी हार भी जाते हैं। इफ कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड ऑन कास्ट लाइन्स, अगर मान लेते हैं कैंडिडेट जो है सिर्फ कास्ट लाइन पे ही इलेक्ट किए जाते हैं, देन नो कैंडिडेट कैन एवर लूज द इलेक्शन। अब मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल लेजिटिमेट सब टाइप की गवर्नमेंट की बात हम लोग यहाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एमपी और एमएलए वो पर्सन बन पाए, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना भाई। मतलब कि कास्ट के बेसिस पे इलेक्शन हो रहा है ऐसा लोग बोलते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये यहां पे कभी लूज ही नहीं करते, वो हमेशा ही क्या हो जाते, जीत जाते। मतलब ये कहानी समझ में आ गई सर कि जो काम करेगा वही इलेक्टेड होगा, जो काम नहीं करेगा वो इलेक्टेड कभी भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट, ठीक है। कास्ट इन पॉलिटिक्स तो हम लोगों ने समझ लिया, पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट में कैसे होती है। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया ऑल्सो कैन ऑल्सो बिकम पॉलिटिसाइज इन द फॉलोइंग वेज। कैसे होगा भाई? तो पॉलिटिक्स कैसे कास्ट में एंटर करती है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन अ पर्टिकुलर कास्ट ट्राइज टू गेन प्रोविंस बाय एडिंग मेनी नेबरिंग कास्ट एंड सब कास्ट विच वर अर्लियर नॉट इंक्लूडेड। अब यहाँ पे वो अपने कास्ट के जो मेजॉरिटी बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो सब कास्ट को या अपने कास्ट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे वो मेजॉरिटी में दिखे और हो सकता है कि वो कल को एक पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा पार्ट बन जाए। दूसरा, द कास्ट सिस्टम ऑल्सो बिकम्स पॉलिटिसाइज्ड व्हेन कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोएलिशन विद अदर कास्ट। या हो सकता है कि वो किसी और कास्ट के साथ मिलकर एक मेजॉरिटी कास्ट बनने की कोशिश करे। तो पहला यह है कि सब कास्ट को मिला ले, दूसरा यह है कि कोएलिशन बना ले, मतलब मिली जुली कास्ट बना ले। यहां पे इन सच अ केस एवरी कास्ट ट्राइज टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट फॉर इटसेल्फ। तो अब यहां पे दोनों को ही फायदा मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा। Of late, many caste groups have gained entry into politics by terming themselves as backward or forward classes. अब यहाँ पे ऐसी ही कास्ट के हिसाब से दो ग्रुप बन जाएंगे, एक तो हो जाएगी बैकवर्ड क्लास जो कि लगभग माइनॉरिटी में या कम नंबर्स में रहने के कारण होगी, और दूसरी हो जाएगी फॉरवर्ड कास्ट, मतलब कि जिनके पास लोग बहुत सारे रहेंगे। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स इन कास्ट कैसे होती है हम लोगों को ये समझ में आ गया। इट इज टू बी नोटिस दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट सिस्टम इज इटसेल्फ नॉट हेल्दी फॉर एनी डेमोक्रेसी। हमें ये पता है कि कास्ट के बेसिस पे अगर कुछ भी करेंगे तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों पे ध्यान दिया जाता है, कास्ट, रिलीजन, ये सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता। इट मोस्टली प्रोड्यूसेस नेगेटिव रिजल्ट्स। अब ध्यान से समझिएगा, यह हमेशा जनरली ये नेगेटिव रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है अगर डेमोक्रेसी में कास्ट सिस्टम को प्रायोरिटी दे दी तो। इन इंडिया इट हैज रिजल्टेड इन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अब इंडिया इसमें किस तरीके से फंस सकता है? तो वो पॉवर्टी में फंस सकता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट में फंस सकता है, वो इलिटरेसी में। मतलब ये कहीं ना कहीं कास्ट अगर डेमोक्रेसी में एक एक्टिव रोल प्ले करेगी तो ये सारे ड्रॉबैक हमें देखने को मिलेंगे। फॉर मेनी कास्ट द कास्ट सिस्टम में ऑल्सो लीड टू कास्ट डिवीजन। अब यहां पे कास्ट सिस्टम में कास्ट डिवीजन की बात हो जाएगी, फिर वही अपर कास्ट और लोअर कास्ट स्टार्ट हो जाएगा। कास्ट वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इसी के कारण इंटरनल जो वॉर्स है एक दूसरे के बीच में होने लग जाएंगे सिर्फ कास्ट के बेसिस पे, एंड रिजल्टिंग इन द वायलेंस। तो ये वायलेंस जो है हमें नहीं चाहिए। इंडिया जो है एक शांति प्रिय देश है, हम कभी भी अटैक करने की बात नहीं करते, हम लोग हमेशा अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी और पूरे वर्ल्ड में पीस की बात करते हैं। तो हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बीच में किसी भी तरीके का वायलेंस क्रिएट हो, ठीक है भाई। तो यहां तक कि हमें कहानी जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की चैप्टर नंबर 3 की पूरी समझ में आ गई सर। तो अब एक काम करिए, छोटा सा समय निकालिए, एकदम थोड़ा सा समय निकालिए और इस चैनल को फटाफट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सारी चीजों की डिटेल मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है भाई। और आप कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ये गिवन दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।